गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने राजनीतिक संस्कृति का क्या अर्थ होता है, राजनीतिक संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएं अकॉर्डिंग आमंड पावेल, फिर हमने चर्चा की एलन बॉल की। आमंड पावेल की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, वापस दोहरा देता हूं। राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति, उनके अनुरूप कार्यों का क्या करना, निष्पादन करना राजनीतिक संस्कृति है अकॉर्डिंग टू आमंड एंड पावेल। नंबर 2 बात, एलन बॉल की परिभाषा पढ़ी। एलन बॉल में याद रखने योग्य बात जो है वो है उनकी किताब का नाम आधुनिक राजनीति व सरकार, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। इनके अलावा 3 परिभाषाएं जो हैं, भले एलन बॉल की है, लुसियन पाई की है, सिडनी बर्बर की है। इन तीनों परिभाषा में मूल्य, विश्वास, भावनाएं, कई राजनीतिक व्यवस्था जुड़ी हुई है, कई राजनीतिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है, कई राजनीतिक क्रिया जुड़ी हुई है। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था की बात आए एलन बॉल के साथ जुड़ी हुई है, और प्रक्रिया पाई के साथ जुड़ी हुई है, राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। ये किसने कहा? सिडनी बर्बर ने कहा। बस मूल्य, विश्वास, भावनाएं, ये 3 बातें याद रखना, बाकी ये 3 वर्ड याद रखना जिन्हें आपकी 3 परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएगी। परीक्षा में ज्यादातर आमंड पावेल की पूछी जाती है, बाकी विद्वानों की बहुत कम चांसेस है। फिर भी आप याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 वर्ड याद करेंगे तो तीनों परिभाषाएं आपको सेपरेट तरीके से याद हो जाएंगी। राजनीतिक संस्कृति को प्रसिद्ध बनाने का काम जो किया आमंड पावेल ने, क्योंकि इन्होंने ही विकासशील देशों के संदर्भ में इनकी विस्तृत व्याख्या की और विश्व के सामने जो है राजनीतिक संस्कृति के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम आमंड पावेल ने किया। कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण, संक्षेप में कहा जाए, कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण किसने कहा? आमंड पावेल ने कहा। राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण किसने कहा? डेविड ईस्टन ने कहा। राजनीतिक शैली किसने कहा? स्पिरो ने कहा। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से एक नंबर के सवाल पुटअप होते हैं। पिछली बार पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी, ये पूछ लिया, इस बार ये पूछ लेंगे। आधुनिक राजनीति व सरकार किताब किसने लिखी? एलन बॉल ने लिखी। ठीक है, आज हम आपसे नई चर्चा करेंगे राजनीतिक संस्कृति के घटक, राजनीतिक संस्कृति के घटक। अगर घटकों की बात की जाए विद्यार्थियों, तो मुख्य घटक 2 है। मुख्य घटक कितने हैं? मुख्य घटक 2। पहला घटक पढ़ेंगे अभिमुखीकरण। किसने कहा? कार्य के प्रति अभिमुखीकरण राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा किसने बताई? आमंड व पावेल ने बताई। तो बात की जाए अभिमुखीकरण की, तो अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवृत्ति या झुकाव। शाब्दिक अर्थ किसका? अभिमुखीकरण का, प्रवृत्ति या झुकाव। किसका? अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण का मतलब किसी के प्रति झुकाव, जैसा हमारा लोकतंत्र के प्रति झुकाव है, लोकतंत्र में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, संविधान फिर भी सर्वोच्च है, ये सारा सिस्टम फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो झुकाव हमारा परिस्थितियों के अनुसार, शुरुआत में हम समाजवादियों की तरफ ज्यादा झुकाव था, फिर धीरे धीरे
इकरा में 92 में जो हमारे यहाँ पर जो भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, उसके बाद में धीरे धीरे हमारा झुकाव जो है उदारवाद की तरफ होने लगा। तो ये सारी बात जो है प्रवृत्ति या झुकाव क्या कहलाता है? अभिमुखीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिमुखीकरण कहलाता है। आमंड पावेल ने अभिमुखीकरण के 3 अंग बताए। किसने? आमंड पावेल ने। राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक अभिमुखीकरण किसने कहा था? आमंड पावेल ने ही कहा था। ठीक है। पहला हमारा अभिमुखीकरण है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण जो है विद्यार्थियों, वो अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो जिसका अर्थ है राजनीतिक विषयों का ज्ञान। राजनीतिक विषयों का ज्ञान, राजनीतिक विषयों का ज्ञान व उनके प्रति सजगता, व उनके प्रति सजगता। ये बात किसने बताई? अभिमुखीकरण की बात किसने बताई? आमंड पावेल ने। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का मतलब, अभिमुखीकरण होता क्या है? हमारा झुकाव। अब राजनीतिक विषयों का ज्ञान, पहला अभिमुखीकरण झुकाव कब होगा? जब हमें राजनीतिक विषयों का हमें क्या होगा? ज्ञान होगा। हमें भी यही पता नहीं है कि एमपी कैसे बनता है और एमएलए जाकर के प्रधानमंत्री बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है, ऐसे हमें ज्ञान होगा। तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अधजल गगरी छलकत जा। यानी ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण विद्यार्थियों, राजनीतिक विषय का ज्ञान होना जरूरी है, उनके प्रति हमारी सजगता होना आवश्यक है। झुकाव होने से काम नहीं चलेगा, हमें राजनीतिक विषयों का ज्ञान होना भी जरूरी। दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण। भावात्मक अभिमुखीकरण। भावात्मक अभिमुखीकरण का मतलब है राजनीतिक विषयों के प्रति भाव। राजनीतिक विषयों के प्रति हमारे भाव क्या है? राजनीतिक विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भाव, मन में पैदा होने वाले भाव। मन में कई भाव पैदा होते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, जिससे आया राम गया राम की कहानी शुरू होती है। किसी को शासन करने का सही तरीके से मौका नहीं मिलता। प्रत्येक शासन व्यवस्था वो ठीक रहता है, ताकि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने उन्हें ये तो पता हो कि भाई मुझे 5 साल रहना है, रहना कार्यकाल तो निश्चित हो। यानी कि राजनीतिक विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भाव जो हैं वो क्या कहलाता है? भावात्मक अभिमुखीकरण। क्या कहलाता है? भावात्मक अभिमुखीकरण। तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण क्या करता है? सही और गलत का क्या करता है? मूल्यांकन करता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। राजनीतिक विषयों के बारे में उचित अनुचित का मूल्यांकन। राजनीतिक विषयों के बारे में
राजनीतिक विषयों के बारे में उचित व अनुचित का मूल्यांकन, यानी राजनीतिक विषयों के बारे में उचित व अनुचित का मूल्यांकन किया जाता है, सभी मुखीकरण कहते हैं। यानी कौन सी बात हमारे राजनीतिक व्यवस्था में उचित रहेगी, कौन सी बात हमारी राजनीतिक व्यवस्था में क्या रहेगी, अनुचित रहेगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों, राजनीतिक संस्कृति के दो मुख्य घटक हैं। उनमें पहला घटक हमने पढ़ा अभिमुखीकरण, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रवृत्ति या झुकाव। ये मुख्यतः अभिमुखीकरण की व्याख्या जो है आमंड पावेल ने की, और आमंड पावेल ने वापस अभिमुखीकरण के 3 अंग बता दिए। ज्ञान भाव मूल्यांकन, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण, और तीसरा हो गया विद्यार्थियों मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण, और तीसरा हो गया विद्यार्थियों मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण क्या करता है, लोगों का राजनीतिक विषयों के प्रति ज्ञान कितना है, उनके प्रति सजगता को व्यक्त करता है। भावात्मक राजनीतिक विषयों के प्रति लोगों के मन में पैदा होने वाले भाव, और मूल्यांकन जो है उचित व अनुचित का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हो गया विद्यार्थियों हमारा अभिमुखीकरण। घटक कितने, 2 है, जिसमें से अभी तक घटक कितना हुआ हमारा, 1 हुआ, और वापस एक जो घटक है, इस एक घटक के वापस 3 अंग है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक। अब है बी। तो पहला अभिमुखीकरण, और दूसरा है राजनीतिक विषय। दूसरी क्या है, राजनीतिक विषय। दूसरा घटक है राजनीतिक विषय। राजनीतिक विषय कितने बताए, 4 विषय। राजनीतिक व्यवस्था, फिर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, और समस्याएं व नीतियां, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, राजनीतिक कर्ता के रूप में या अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में व्यक्ति। अब वापस ध्यान से सुन लीजिए, एक बार वापस पूरी व्यवस्था को। सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के घटक कौन कौन से हैं। तो आपको 2 घटक बताने हैं कि राजनीतिक संस्कृति के मुख्य घटक 2 हैं। 2 घटकों की बात करें, पहला घटक अभिमुखीकरण, और अभिमुखीकरण में वापस कितने अंग हो जाएंगे, 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक। फिर राजनीतिक विषय, और राजनीतिक विषय में कितने विषय, 4 विषय। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्याएं व नीतियां, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। तो ये 4 विषय हो जाएंगे, और 3 जो हैं आपके अभिमुखीकरण हो जाएंगे, और मुख्य घटक कितने हो जाएंगे, 2।
उसमें ये पूछेंगे अभिमुखीकरण के 3 अंग कौन से हैं, या राजनीतिक 4 विषय कौन कौन से बताइए, तो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, तेज समस्याएं और नीतियां, और राजनीतिक में व्यक्ति। तो ये हमारी बात हुई। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। प्यारे विद्यार्थियों, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस इकाई में से हैं, 4 नंबर के पूछे जाते हैं कई बार। पिछली बार बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं 2019 में आ चुकी है। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व यही बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं विस्तार से समझाते हुए 4 नंबर प्राप्त कीजिए। ठीक है ना। तो पहली बात है विद्यार्थियों इतिहास। पहली बात किसकी है? इतिहास की। पहले मैं घटक बदलता हूं आपको। इतिहास भौगोलिक व्यवस्था, और धार्मिक विश्वास, सामाजिक आर्थिक परिवेश, सामाजिक आर्थिक परिवेश, नंबर 5 विचारधाराएं, नंबर 6 अन्य तत्व। 6 नंबर का आधे तो भी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये निर्धारक तत्व जो है वो आपको याद होने से याद करने में दिक्कत नहीं है। पहला हिस्ट्री है, दूसरा भूगोल हमारा सब्जेक्ट है, तीसरा धर्म हमारा तीसरा चैप्टर है। पढ़ा नहीं पढ़ा। पहले के तीसरा चैप्टर कौन सा है? धर्म है, तो 3 नंबर पे धर्म याद कर लो। फिर धर्म से क्या सामाजिक आर्थिक परिवेश बनेगा। सामाजिक आर्थिक परिवेश के बारे में जो धनवानों का पक्ष देगा वो उदारवादी होंगे, जो राज्य का पक्ष लेंगे वो समाजवादी होंगे, है ना। तो क्या आएगी? नंबर 5 में विचारधाराएं, फिर अन्य तत्व। बस नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट इतिहास, नंबर 2 पे भूगोल, नंबर 3 पे तीसरा पाठ धर्म, और चौथा सामाजिक आर्थिक परिवेश, और फिर 5वां विचारधाराएं, और 6वां अन्य तत्व। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इतिहास। नंबर 1 इतिहास, यानी किसी भी देश की किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति ऐतिहासिक परंपराओं और मूल्यों से प्रभावित होती है। ऐतिहासिक परंपराओं, ऐतिहासिक परंपराओं व मूल्यों से प्रभावित। ऐतिहासिक परंपराओं व मूल्यों से प्रभावित होती है क्या? राजनीतिक संस्कृति। सीधी बात है। इतिहास इस बात का गवाह है। हम कहते हैं ना, अरे पाकिस्तान का इतिहास ही ऐसा है, वो तो आतंकवादी भेजेगा। चीन का इतिहास ही ऐसा है कि वो झूठ बोलेगा, और एक बार कहेगा हमने एलएसी ये मानी, दूसरी बार कहेगा ये हमारी एलएसी नहीं, एलएसी हमारी ये है। यानी कहने का मतलब हम इतिहास के माध्यम से पता कर लेंगे कि किसका इतिहास कैसा है। ठीक है। दूसरी बात है भौगोलिक व्यवस्था।
या भौगोलिक स्थिति की बात भी कर सकते हैं हम। भौगोलिक परिस्थितियां, व्यवस्था की जगह परिस्थितियां शब्द अच्छा रहेगा। भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति। अब भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, इसके आधार पर ही वहां किसी देश की जनसंख्या, संसाधन, ठीक है ना, जनसंख्या है, संसाधन है, भौगोलिक परिवेश है, ये सारी बातें उस देश की संस्कृति को क्या करती है, प्रभावित करती है। पॉपुलेशन ज्यादा है, संसाधन कम है, सीधी बात है वहां की राजनीतिक संस्कृति जो है अल्प विकसित होगी। जहां पॉपुलेशन कम है, संसाधन अधिक है, यूरोपियन कंट्री की बात करें, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका जैसे देशों की बात करें, तो वहां संसाधन अधिक है, तो सीधी बात है वहां की संस्कृति भी विकसित अवस्था में होगी। खाड़ी जैसे देशों के अंदर संसाधन अधिक हैं, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, तो वो आर्थिक संपन्नता वहां देखने को मिलती है। अब भौगोलिक परिवेश कैसा है, गर्म जलवायु है, लोग युद्धों में विश्वास करने वाले, कट्टरता वाले लोग होंगे। ठंडी जलवायु है, लोग ठंडे दिमाग के होंगे, जैसे वेस्टर्न यूरोप की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, यानी वहां की भौगोलिक परिस्थितियां उस देश की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। तीसरी बात है विद्यार्थियों, धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास से तात्पर्य यह है किसी देश की संस्कृति, मूल्यों, भावनाओं व विश्वासों से प्रभावित होती है। तो अगर बात की जाए धर्म राजनीतिक संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारण में, राजनीतिक व्यवस्था निर्धारण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका। अब ध्यान सुनिए, पहले पोप पादरियों का अस्तित्व था, तो राजा महाराजा जो भी बनते थे वो पोप पादरी से प्रभावित होते थे, ठीक है ना। उनकी अनुमति के बिना वे कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिनसे वहां की व्यवस्था प्रभावित हो। तो राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित करने में विद्यार्थी धर्म की भूमिका है। पोप पादरी को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था, सारी संपत्ति में उनको खुली छूट थी, क्योंकि राजा को मालूम था कि अगर इसने पोप पादरी ने कोई फतवा जारी कर दिया, किसी प्रकार का कोई आदेश जारी कर दिया, तो लोगों को इतना विश्वास है कि व्यवस्था में सत्ता पलट हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं। यानी आप देखिए पाकिस्तान के अंदर वहां राजनीति के अंदर धर्मगुरुओं का प्रभाव अधिक है, कट्टरता अधिक देखने को मिलती है, आए दिन तख्तापलट होते हैं, ठीक है ना। और पश्चिमी देशों के अंदर राजनीति का धर्म से क्या है, पृथक्करण है। राजनीति का धर्म से क्या है, पृथक्करण है। तो वहां पर अभी वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था के अंदर धर्म का ज्यादा हस्तक्षेप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से धार्मिक विश्वास जो है, धर्म जो है, वो भी धार्मिक व्यवस्था निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नंबर 4 है विद्यार्थियों सामाजिक आर्थिक परिवेश। सामाजिक आर्थिक परिवेश। अब राजनीतिक संस्कृति उस देश की इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होती है कि वहां सामाजिक और आर्थिक परिवेश कैसा है। विकासशील देशों की राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों से भिन्न होती है, ठीक है ना। विकासशील देशों की अगर संस्कृति की बात की जाए, विकासशील देशों की राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों से भिन्न होती है। विकासशील देशों की राजनीतिक संस्कृति जो है विद्यार्थियों विकसित देशों से भिन्न होती है। इनके पीछे कौन सा तत्व जिम्मेदार है? वो वहां का आर्थिक परिवेश वाला तत्व जिम्मेदार है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट दोनों में। डेवलप्ड कंट्री जो है, विकासशील देश जो है, और एक जो विकसित देश है, इन दोनों में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो दोनों की राजनीतिक संस्कृति में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? भिन्नता देखने को मिलेगी। नंबर 5 विचारधाराएं, जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, मानवतावाद। ये जो विचारधाराएं हैं, ये विचारधाराएं राजनीतिक संस्कृति को क्या करती है? प्रभावित करती है। जहां उदारवाद है वहां पे राजनीतिक संस्कृति में स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। जहां पे समाजवाद है वह राज्य का वर्चस्व अधिक होगा, परोपकार की भावना अधिक होगी, सार्वजनिकरण अधिक देखने को मिलेगा, उत्पादन साधनों पर समाज का अधिकार होगा। मार्क्सवाद में आपको एक तानाशाही रवैया देखने को मिलेगा, कम्युनिस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। शुरुआत में तो ये था मजदूरों का आतंक स्थापित करना, लेकिन ये धीरे धीरे कम्युनिस्ट जो हैं एक अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का आतंक स्थापित हो गया है। जैसे रशिया के अंदर देख लो, चाइना के अंदर देख लो। मानवतावाद या समाजवाद में मानव विशेष के हितों की रक्षा की बात जैसे दीनदयाल उपाध्याय ने कही, ठीक है ना। तो ये विचारधाराएं भी विद्यार्थियों किनको प्रभावित करती है? राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। इनके अलावा शिक्षा का स्तर है, भाषा है, रीति रिवाज है। अन्य तत्वों की बात करें, अन्य तत्व भाषा, रीति रिवाज, भाषा, रीति रिवाज, शिक्षा का स्तर, स्वतंत्रता, समानता, ये ऐसे तत्व है विद्यार्थियों से। भले आप लैंग्वेज की बात करें, वहाँ के कस्टम्स की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, परंपराओं की बात करें, शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वतंत्रता, समानता, ये ऐसे तत्व हैं वो भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। इनसे भी पॉलिटिकल जो कल्चर है वो प्रभावित होती है। अब सीधी बात हो गई, अपने याद करने में कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले घटक कितने हैं? 6 घटक हैं। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक घटक 6 हैं। पहला इतिहास है, दूसरा हमारा सब्जेक्ट भूगोल है, तीसरा पॉलिटिकल का तीसरा चैप्टर है धर्म, धार्मिक विश्वास, फिर इससे सामाजिक आर्थिक परिवेश बनता है। सामाजिक आर्थिक परिवेश के आधार पर विचारधाराओं का जन्म होता है। विचारधाराओं के बाद में क्या आ जाएंगे? अन्य तत्व आ जाएंगे। तो
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में कितने तत्व हैं महत्वपूर्ण? 6 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। यही बोर्ड एग्जाम 2020, ठीक है ना, चार नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन और रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये इस धारणा में नहीं रहे कि पिछली बार पूछ लिया, पिछली बार इसको क्वेश्चन को डिलीट कर आएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 2018 के अंदर विद्यार्थियों इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं बताइए। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। 18 में क्वेश्चन पूछा। अब अगर 19 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट ये समझ ले तो 18 में आ गया, 19 में आएगा नहीं, तो सीधा नुकसान होता 4 नंबर का। और एक एक नंबर भी कितना महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए, सीधा रैंक में फर्क पड़ जाता है, 1 नंबर कम आते हैं। तो अगर वही वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया 2019 के राजनीतिक संस्कृति की विशेषता, तो कहने का मतलब विद्यार्थी ये नहीं कि राजनीतिक संस्कृति निर्धारित तो 2020 में आगे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे 6 तत्व हैं, इन आपको 6 घटकों को याद रखना है। थैंक यू।